हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 9। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ मिनरल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि प्लांट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। प्लांट्स को किस किस की ज़रूरत होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बिग साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और उसके एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर भी बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट का। नेक्स्ट है मिनरल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल की जरूरत पड़ती है। अब कौन से मेथड्स यूज करते हैं प्लांट्स के रिक्वायरमेंट्स की स्टडी करने के लिए? तो सबसे पहला जो आता है वो है हाइड्रोपोनिक्स। अब ये नाम से पता चल रहा है हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो कुछ तो ये वाटर से रिलेटेड होगा। तो देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। इस टेक्निक को डेवलप किया था जूलियस वोन सैक्स ने। प्लांट्स आर ग्रोन इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल कॉल्ड सॉइल फ्री कल्टीवेशन। इनमें उन्होंने क्या किया था? प्लांट्स को ग्रो किया था न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, और वो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था वो बिना सॉइल के था। तो यहाँ पे सॉइल का यूज नहीं किया गया था, सिर्फ हाइड्रो वाटर जैसा, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में यूज ग्रो किया गया था प्लांट्स को। ठीक है, इसमें सॉइल का यूज नहीं किया गया था, और इस मेथड को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, जो कि जूलियस वॉन ने डेवलप किया था। ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि वही प्रोसेस होता है कि प्लांट्स को ग्रो करना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन है इसलिए इसका नाम है हाइड्रो, बिना सॉइल के, विदाउट यूजिंग सॉइल। दिस इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी? प्यूरिफाइड वाटर, बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। प्योर मिनरल सॉल्ट्स चाहिए था। प्रॉपर एरेशन। प्रॉपर एरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होना चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल का यूज नहीं हो रहा है। वाई प्यूरिफाइड वाटर इज एसेंशियल? प्यूरिफाइड वाटर जो है वो एसेंशियल क्यों था? क्योंकि इम्प्योरिटीज में कंटेन अनवांटेड मिनरल्स। क्योंकि इम्प्योरिटीज होगा तो उसमें अनवांटेड मिनरल्स भी होंगे जो कि प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। रिजल्ट्स बिकम इनएक्यूरेट। रिजल्ट जो होता है हो सकता है इनएक्यूरेट हो जाए, गलत हो जाए। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इससे क्या होगा ना, जो एसेंशियल एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का प्रिंसिपल क्या है? प्लांट्स आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो किया जाता है बिना सॉइल की हेल्प से, उसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और इसके प्रिंसिपल क्या है? वन मिनरल एलिमेंट इज एडेड। इसमें एक मिनरल एलिमेंट को एडेड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और फिर उसका कंसंट्रेशन चेंज किया जाता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स का प्रिंसिपल है। ये किस में हेल्प करता है? एसेंशियल एलिमेंट्स की आइडेंटिफाई में, क्योंकि हम उसको पहले तो डाल रहे हैं फिर रिमूव कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ऐड करने में प्लांट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर उस एलिमेंट को रिमूव करने में प्लांट में क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसके कंसंट्रेशन को चेंज करके। तो इससे क्या पता चलेगा कि कौन से कंसंट्रेशन में प्लांट जो है वो बेटर रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये इसमें हेल्प करता है कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है, और उससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं उसकी भी स्टडी करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कैसे ये हेल्प करेगा? क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन को भी चेंज कर रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करेगा। तो इसलिए ये डेफिशिएंसी सिस्टम को भी स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोपोनिक्स को यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन में। किसके? टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लिट्यूस के। एरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो एडिक्वेटली एरेटेड होना चाहिए। एरेटेड मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होना चाहिए। अगर वो पुअरली एरेटेड होगा, पुअरली एरेटेड मीन्स कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? रूट्स जो है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, रूट ग्रोथ जो है वो पुअर हो जाएगा, और प्लांट, इससे क्या होगा? प्लांट ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। प्लांट जो है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू। मोर देन 60 एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, 60 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स। प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट इन प्लांट नॉट इक्वल टू एसेंशियलिटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि उनको जिनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स ले लो, कुछ प्लांट्स जो है वो सेलेनियम को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कुछ जो है वो गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये जो है कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको जरूरत नहीं है प्लांट्स की, बल्कि उल्टा ये और नुकसान ही पहुंचाएंगे प्लांट्स को। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कौन से? सेलेनियम, गोल्ड, और जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स होते हैं वहाँ पे प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम। ओके, क्राइटेरिया क्या यूज किया गया है एसेंशियलिटी के लिए? एक एलिमेंट तभी एसेंशियल होगा नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जब वो नेसेसरी होगा नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, जिसके बिना जो प्लांट है वो अपने रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन या ग्रोथ को कंप्लीट नहीं कर सकता है। दूसरा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसका। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मीन्स कि अगर उसकी जो डेफिशिएंसी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो कोई और एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता है। डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, और उसका रोल डायरेक्ट होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए डायरेक्टली। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है प्लांट्स के लिए इंसेंशियल है। पहला है कि वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होना चाहिए नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। दूसरा, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम उस एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरा है उसका मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल होना चाहिए। अब एक कैटेगरीज टाइप्स क्या होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के? 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? जो लार्ज अमाउंट में जरूरत होगा प्लांट को, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैक्रो से आप याद रखना, मैक्रो मीन्स लार्ज होता है, तो प्लांट्स को वो एलिमेंट्स जो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को जरूरत होती है उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। माइक्रो नाम से पता चल रहा है ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको प्लांट्स को लेस अमाउंट में जरूरत होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। इनके एग्जांपल्स है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये आपको ना एग्जांपल्स याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट्स, तो आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। इसका सोर्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो CO2 एंड H2O से मिल जाएगा। अदर्स जो है वो सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होता है कि ये मतलब जरूरत नहीं है, इसेंशियल नहीं है प्लांट्स को, बट कुछ वे में प्लांट्स के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके एग्जांपल है सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ओके, अब एसेंशियल एलिमेंट्स का फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स जो सेल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स है, वो एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया है एसेंशियल एलिमेंट्स को। तो पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जो सेल के स्ट्रक्चर वगैरह में प्रेजेंट होते हैं वो। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, एनर्जी से जो रिलेटेड कंपाउंड्स है उनमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके एग्जांपल है मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है? ATP में। एनर्जी करेंसी जो होता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें फॉस्फोरस, फॉस्फेट नाम से पता चल रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट होता है और ATP में फॉस्फोरस एलिमेंट होता है। ओके, थर्ड है एंजाइम एक्टिवेटर्स, जो एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एक है रुबिस्को को और एक है PEP कार्बोऑक्सिलेज को, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो MO है, मोलिब्डेनम है, वो किसका पार्ट है? नाइट्रोजनेज एंजाइम का। ये सब नाइट्रोजन साइकिल में यूज होते हैं, नाइट्रोजनेज, तो MO मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनेज का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक बैलेंस, पोटाशियम। ऑस्मोटिक हमारे जो बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस होता है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या रेगुलेट करता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करेगा। और दूसरा प्लांट में ये क्या करेगा? स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग को रेगुलेट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम का क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन रेगुलेट करता है? वो है पोटेशियम। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कौन रेगुलेट करता है प्लांट्स में? वो है पोटेशियम। ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ये है ही एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो है ये हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब रोल देख लेते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। सबसे पहला था फंक्शन क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स के? मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल सेप को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बफरिंग एक्शन में, एंजाइम के एक्टिवेशन में और फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स में। सबसे पहले नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये लार्जेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। मेस्टिमेटिक एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू को इनकी जरूरत होती है। ये किस किस के कंपोनेंट होते हैं? नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स के। फॉस्फोरस को देख लेते हैं। फॉस्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब होता है इन दोनों फॉर्म में। इसके फंक्शंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है फॉस्फोरस, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ATP फॉर्मेशन के लिए और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट पोटेशियम क्या है? ये K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन क्या है? एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करना, हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, एंजाइम एक्टिवेशन में और सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में। तो आपको ये भी फंक्शन भी याद रखना है। पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट्स। मेनली जो पोटेशियम का रोल क्या है? ये कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है? मेरिस्टेम में, बर्ड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप्स पे। मेरिस्टेम्स में हाईली एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम में, ओके।
नेक्स्ट कैल्शियम क्या होता है, Ca2+ के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब्ड होता है। इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि मिडल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन करता है स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल का। मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कैल्शियम का, ये ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एलिमेंट जो है वो ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट होता है या स्टोर होता है, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, Mg2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए उनको एक्टिवेट करता है। कौन? मैग्नीशियम। ये किस किस के लिए जरूरत है, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। और नेक्स्ट मैग्नीशियम जो है वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये अमाइनो एसिड्स के कंपोनेंट्स हैं, उसमें से भी कौन से अमाइनो एसिड्स के, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन के, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर, सिस्टीन और मिथ्योनिन अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है। ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं, सल्फर विटामिन्स में, कोएंजाइम्स में एंड फेरेडॉक्सिन में। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके एग्जांपल्स एंड फंक्शन, और ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आयरन, आयरन जो है फेरिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। इसका फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, किस किस फॉर्म में, फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स के फॉर्म में ये यूज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए ये एसेंशियल है, और ये चेंज होता है Fe2+ से Fe3 के बीच में, ठीक है। अब है मैंगनीज, ये Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट होता है वाटर की स्प्लिटिंग में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो वाटर का स्प्लिट होता है उसके लिए मैंगनीज जरूरी है। ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए जिंक जो है Zn2+ में एब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को, स्पेशली कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम को। ये ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीजन सिंथेसिस। नेक्स्ट कॉपर, Cu2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मेनी एंजाइम्स का पार्ट है, चेंज होता है Cu+ से Cu2+ के फॉर्म में। नेक्स्ट है बोरोन, ये इन दोनों फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, BO3 3- B4O7 2- के फॉर्म में। इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है कैल्शियम की यूटिलाइजेशन और अपटेक में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, पॉलन के जर्मिनेशन में, सेल के इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन में, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट का, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करेगा लॉन्ग डिस्टेंस पे, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बोरोन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। कौन? बोरोन। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, ये MoO4 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका क्या फंक्शन है, ये नाइट्रोजनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ये Cl- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को और एनायन कैटायन बैलेंस को। इसेंशियल किसके लिए है, वाटर के स्प्लिटिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, नेट क्विक रिवीजन टेबल आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट्स है और उनके मेन फंक्शंस क्या है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, ये मिनिमम कंसंट्रेशन होता है जिसपे जो इसेंशियल एलिमेंट का, जिसपे जो प्लांट है वो नॉर्मल ग्रोथ शो करता है, ठीक है। तो जहाँ पे प्लांट नॉर्मल ग्रोथ शो करेगा उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलेंगे। ये मिनिमम कंसंट्रेशन है इसेंशियल एलिमेंट का। इस लेवल के बिलो जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो। तो एलिमेंट को डेफिशिएंट कब बोलते हैं, जब वो एलिमेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी मिनिमम कंसंट्रेशन है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। अब इससे नीचे हो जाएगा उस पर्टिकुलर इसेंशियल एलिमेंट का कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे जो है प्लांट वो डेफिशिएंसी शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। उस ग्रोथ जो है उसका प्लांट का रिटार्ड हो जाएगा। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर मिनरल की डेफिशिएंसी है तो प्लांट क्या क्या शो कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज मींस कि वो एबनॉर्मलिटीज जो हम बाहर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पुअर ग्रोथ उसका पुअर हो जाएगा, और जो विजिबल चेंजेस होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं, जो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि जो लीव्स है वो येलो हो जाते हैं, या जो लीव्स होते हैं उन पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उन्हें डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। लोकेशन ऑफ सिम्टम डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इनसाइड द प्लांट। तो लोकेशन जो होता है सिम्टम का वो डिपेंड करता है कि किस उस पर्टिकुलर इसेंशियल एलिमेंट की का मोबिलाइजेशन कैसा है प्लांट के अंदर, ठीक है। मोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स मोबाइल नाम से पता चल रहा है, मूवेबल, वो एलिमेंट्स जो कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उन्हें मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोबिलाइज्ड होते हैं फ्रॉम ओल्डर टिश्यू और यंग ग्रोइंग पार्ट्स में, ये हमने कल भी किया था। तो मोबाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो प्लांट के ओल्डर पार्ट है, पुराने पार्ट है, उससे ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूअर पार्ट में, डेवलपिंग पार्ट में, ठीक है। इसी की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम
सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे पहले ओल्डर या सेनेसेंट लीव्स में आते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो मोबाइल एलिमेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट हो गए ओल्डर से न्यूअर वाले में पार्ट में। तो अब क्या होगा, जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो सबसे पहले किस में दिखता है, ओल्डर में, क्योंकि उसका तो एलिमेंट जो है वो जा चुका है। तो सबसे पहले सिम्टम किस में दिखेगा डेफिशिएंसी का, वो दिखेगा ओल्डर लीव्स में। ओल्डर लीव्स को या ओल्डर पार्ट्स को सेनेसेंट पार्ट्स भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। रीजन क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ओल्ड लीव्स में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो वो एलिमेंट है वो यंगर पार्ट पे चले जाते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट होता है वहाँ पे, न्यू पार्ट पे। इमोबाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ये जो एलिमेंट्स है वो इजीली मूव नहीं कर सकते हैं और ये ओल्ड ऑर्गन्स में फिक्स्ड रहते हैं। इसी की वजह से जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो सबसे पहले यंग टिश्यू लीव्स में दिखता है। ठीक है, तो मोबाइल एलिमेंट्स का जो डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले किस में दिखता है, ओल्डर लीव्स में, सेनेसेंट लीव्स में। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ट्रांसलोकेट हो गया एलिमेंट्स। और जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं उनका डेफिशिएंसी सबसे पहले किस में दिखेगा, यंग टिश्यू में। ठीक है, यंग टिश्यू में क्यों, क्योंकि ये इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो आप ये याद रखना, इसका एग्जाम्पल है सल्फर और कैल्शियम। तो आपको मोबाइल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल और कौन से लीव्स में दिखता है, इमोबाइल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल और वो कौन से लीव्स में दिखता है वो आपको पता होना चाहिए। मोबाइल एलिमेंट सबसे पहले दिखेगा, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है सबसे पहले दिखेंगे ओल्डर सेनेसेंट लीव्स में, और ये उसके एग्जांपल है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, NK, M। और इमोबाइल एलिमेंट्स है उसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो दिखेंगे सबसे पहले यंग टिश्यूज में, यंग लीव्स में। उसके एग्जांपल है सल्फर एंड कैल्शियम। अभी टॉक्सिसिटी क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी होता क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है नाम से पता चल रहा है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर इनका डेफिशिएंसी है वो भी नुकसान है। ठीक है, अगर इनका एक्सेस हो जाए तो वो भी नुकसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर इज ओनली अ नैरो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रेंज फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनका एक रेंज है कि वो इसी रेंज में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि 1 से 2, तो इसी रेंज के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगा प्लांट में, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी आ जाएगा प्लांट में। टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनरल एंड कंसंट्रेशन दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू। वो कंसंट्रेशन जिसमें टिश्यू का जो ड्राई वेट है वो रिड्यूस हो जाता है, कितना, 10%। ठीक है, इज कंसिडर टॉक्सिक। टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम वन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू अनदर, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। फीचर्स क्या है टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होते हैं। अगर एक्सेस हो जाए वन एलिमेंट का तो वो दूसरे एलिमेंट के अपटेक को रोक सकता है। मैंगनीज देख लेते हैं, मैंगनीज टॉक्सिसिटी क्या होता है, मेन सिम्टम क्या है मैंगनीज टॉक्सिसिटी का, ब्राउन स्पॉट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, ये डायग्राम में आप देख रहे हो। ठीक है, क्लोरोटिक वेन्स पे। इफेक्ट्स क्या है अगर एक्सेस मैंगनीज आ जाए तो, जो मैंगनीज कंपीट करता है किसके साथ, आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ। किसके लिए, अपटेक बाय रूट्स और बाइंडिंग विद एंजाइम, एंजाइम के साथ बाइंडिंग होने के लिए और रूट्स के साथ अपटेक के लिए ये जो मैंगनीज है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपीट करेगा। एमिन जो है वो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को भी रोकता है। रिजल्ट क्या होता है मैंगनीज टॉक्सिसिटी का, अगर एक्सेस आ जाए मैंगनीज का तो वो डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की। इसलिए जो सिम्टम्स होते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी के वो अपीयर होते हैं लाइक डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की तरह वो अपीयर होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या एग्रीकल्चर में, अगर नॉलेज होता है मिनरल टॉक्सिसिटी का वो प्लांट हेल्प करेगा फार्मर को, गार्डनर्स को और किचन गार्डनर्स को नहीं पता होगा कौन सा एलिमेंट कितना कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड है। क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस, प्रिवेंट करने के लिए फर्टिलाइजेशन को और मेंटेन करने के लिए हेल्दी प्लांट ग्रोथ को। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स का। एब्जॉर्प्शन जो होता है मिनरल एलिमेंट्स का वो स्टडी किया जाता है किस किस पे, आइसोलेटेड सेल्स पे, टिश्यूज पे एंड ऑर्गन्स पे। एब्जॉर्प्शन जो है वो 2 फेज में होता है, पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन फेज, दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन फेज। पैसिव होगा, यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं होगी। इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे रैपिड अपटेक होता है आयंस का। ठीक है, ये अगर कहाँ पे होता है, ये फ्री स्पेस में और आउटर स्पेस में, जिसे हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, पैसिव प्रोसेस होगा, एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, आयंस मूव करेंगे आयन चैनल्स के थ्रू और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो सिलेक्टिव पोर्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव एब्जॉर्प्शन फेज में क्या होता है, स्लो अपटेक होता है आयंस का। पैसिव वाले में रैपिडली आयंस का अपटेक हुआ था, एक्टिव वाले में स्लो अपटेक हो रहा है। ये अगर होता है इनर स्पेस में, जिसे सिम्प्लास्ट बोला जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला गया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख सकते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में ये कल करवा चुकी हूँ तो आप देख सकते हो जाके मेरी वीडियो पहले की। ये होता है कि आउटर फ्री स्पेस होते हैं सेल्स के जो इंक्लूड करता है सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। सिम्प्लास्ट क्या होता है, ये इनर लिविंग पार्ट होते हैं सेल्स के जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आयन मूवमेंट क्या होता है, आयन मूवमेंट के कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इनफ्लक्स क्या होता है, ये मूवमेंट होता है आयंस का सेल के अंदर, नाम से पता चल रहा है इन मतलब आयंस अंदर जाएंगे। ई फ्लक्स में क्या होगा, आयंस जो होंगे वो सेल के बाहर आएंगे। ट्रांसलोकेशन देख लेते हैं सॉल्यूट्स का, मिनरल सॉल्ट ट्रांसलोकेशन। मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं क्रॉस अलोंग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर मींस कि ऊपर की तरफ वाटर के साथ ये ट्रांसपोर्ट होंगे। ड्राइविंग फोर्स कौन से होते हैं इसमें, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उनमें ट्रांसपिरेशनल पुल होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि एविडेंस क्या है कि जो मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू होता है। तो इसलिए 2 एक्सपेरिमेंट किया गया था, जाइलम सैप एनालिसिस। जाइलम सैप में क्या होता है, मिनरल सॉल्ट्स होता है। दूसरा जो था वो रेडियो आइसोटोप एक्सपेरिमेंट था, इसमें इसने ये शो किया कि हाँ मिनरल जो है वो जाइलम के थ्रू मूव करता है। ओके, तो आप ये 2 एक्सपेरिमेंट के नाम याद रखना। सॉइल जो है एज रिजर्वॉयर है एसेंशियल एलिमेंट्स का। सॉइल में एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। सोर्स क्या है मिनरल्स का। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो कब अवेलेबल होते हैं, जब रॉक की वेदरिंग होती है या फिर ब्रेकडाउन होता है रॉक का। ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिजॉल्व आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को रिलीज करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं, मिनरल ऑब्टेन्ड होता है रॉक डिराइव्ड सब्सटेंसेस से, उसे मिनरल न्यूट्रिशन बोला जाता है। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ये मिनरल सप्लाई करता है, वाटर को होल्ड करता है, सप्लाई करता है एयर को रूट्स पे, हार्बर करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स को, और ये स्टेबलाइज करता है प्लांट को। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी रिड्यूस क्रॉप यील्ड, देयरफॉर फर्टिलाइजर्स आर एड। अब जो मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें क्रॉप का यील्ड कम हो जाता है, इसके लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं फर्टिलाइजर्स में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं फर्टिलाइजर्स में, कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैंगनीज। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं। सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो है कार्बन। कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कॉम्पोनेंट है अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड विटामिन का। नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में। ठीक है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्शन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे बोलते हैं, इसमें जो एटमॉस्फेयर में N2 नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। N2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। नेचुरल सोर्सेज क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, लाइटनिंग हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, इंडस्ट्रियल कंबशन हो गया, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और पावर स्टेशंस, ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं नेचुरली। एमोनिफिकेशन क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उनका एमोनिया में, इसे बोला जाता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन मींस कि अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अब इसमें अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सॉइल के बैक्टीरिया के थ्रू। इसके 2 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट में जो होता है, ये देखो ये वाला रिएक्शन लिखा है, इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। इसमें अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, जो नाइट्राइट है फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन आपने देख लिया। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट। ठीक है, 2 स्टेप होते हैं ये बैक्टीरिया, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। इसमें नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस इन्वॉल्व होता है, इसमें अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, इसमें नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोबैक्टर इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रेट्स को दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस काम करते हैं। ये साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल, तो आप देख लेना कौन से स्टेप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया यहाँ पे भी मैंने लिखा है, नाइट्रोसोमोनास अभी मैंने करवा भी दिया है। अब देख लेते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस कि इसमें कुछ तो बायोलॉजिकल से रिलेटेड होगा, कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, तो इसमें थ्रू द माइक्रोब्स होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला। एग्जाम्पल है इसमें नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। ये एरोबिक भी हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर एंड बेजरनिका। एनारोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक मींस जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, एनारोबिक मींस जिसमें ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड नहीं होगा। इस एनारोबिक का एग्जांपल है रोडोस्पायरलम। साइनोबैक्टीरिया में आता है एनेबिना एंड नॉस्टॉक। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं, इसमें सिम्बायोटिक मतलब रिलेशन होगा 2 ऑर्गेनिजम्स का। मेन ऑर्गेनिज्म इसमें राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या होता है, इसमें ये फंगस होता है जो प्लांट के रूट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एसोसिएशन में रहता है। इसका होस्ट प्लांट क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट होता है, जैसे कि अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बी और क्लोवर बीन्स। तो आप ये याद रखना, इनमें ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल है जिसमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है। ये फेबेसियाई फैमिली में आते हैं। अब ये इक्वेशन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो ये आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। अब आता है लीग हेमोग्लोबिन क्या होता है। नाइट्रोजनेज जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से। हाईली सेंसिटिव मींस कि ऑक्सीजन उसको इनहिबिट कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसे एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, मतलब एनारोबिक कंडीशन मींस कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, रूट की नोड्यूल्स में पिंक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है और नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से बचाता है। ठीक है, अब देखते हैं राइजोबियम क्या होता है। ये रॉड शिफ्ट बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्यूल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स, वो है राइजोबियम। फ्रैंकिया का एग्जांपल क्या है, एक्टिनोमाइसीट। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है, किसमें, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। इसका एग्जांपल है एलनस। ठीक है, तो राइजोबियम क्या है,
लेग्यूम प्लांट के नोड्यूल्स में होता है और फ्रैंकिया क्या होता है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में होता है। और फ्रैंकिया का एग्जाम्पल है एलनस, और राइजोबियम का एग्जाम्पल ये राइजोबियम रॉड शेप बैक्टीरियम होते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया एसिमिलेशन। क्या होता है, इसमें जो है अमोनिया वो अमोनियम आयन फॉर्म्स करेगा, जैसे ये NH4+। एक्सेस ऑफ अमोनिया जो होता है प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है। ये भी 2 टाइप्स में होते हैं अमोनिया एसिमिलेशन में। पहला आता है रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या होता है, अमोनिया जो होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक है, और अमीनो एसिड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमीनो एसिड है। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन में अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है 1 अमीनो एसिड से कीटो एसिड पे, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। ग्लूटामिक एसिड जो है वो मेन अमीनो डोनर होता है, और इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, ट्रांस एमिनेज। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, एमिनो एसिड्स जो होंगे वो जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्लांट्स जैसे कि सोयाबीन हो गया, उसमें जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो यूरिट्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें, कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स में। यूरिट्स क्या होता है, इनका नाइट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा होता, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। राइजोबियम जो है रूट हेयर के साथ अटैच होगा, रूट हेयर जो है कर्ल हो जाएंगे, फिर बैक्टीरिया रूट हेयर में एंटर कर जाएगा। अब जो इन्फेक्टेड थ्रेड फॉर्म होगा इससे, बैक्टीरिया उससे रूट कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैम्ब्रेन फॉर्म हो जाएंगे बैक्टीरिया के अराउंड। अब फिर उसके बाद क्या होगा, जो बैक्टीरियोइड्स है वो नाइट्रोजनेस कंटेन करेगा, ओके। ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है डेवलपमेंट कैसे होता है रूट नोड्यूल्स का, ये उसके स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेप्स। इक्वेशन क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेग हीमोग्लोबिन हमने अभी कर लिया है, ये सारे हमने स्टेप कर लिए। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच एलिमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, ये भी हमने किया है। नाइट्रोजनस एंजाइम में क्या प्रेजेंट होता है, मॉलिब्डेनम। डेफिशिएंसी सिम्टम जो होता है मोबाइल एलिमेंट्स का सबसे पहले कहाँ पे दिखता है, ये भी अभी हमने किया है। सबसे पहले दिखेगा वो ओल्डर लीव्स में, क्योंकि वहां से वो जो मोबाइल एलिमेंट्स है ओल्डर लीव्स से न्यू लीव्स में चले जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मोबाइल एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी दिखता है ओल्डर लीव्स में, ये भी अभी हमने किया है। विच बैक्टीरियम कन्वर्ट्स नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, वो है नाइट्रोबैक्टर, ये भी अभी हमने किया है। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है रूट नोड्यूल्स में वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह, ये भी अभी किया है हमने। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो है क्लोरीन, ये भी अभी हमने किया है, ठीक है। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने अभी कवर किए हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कौन करता है, राइजोबियम करता है, ये भी हमने किया है। पिंक कलर जो होता है रूट नोड्यूल्स में वो किसकी वजह से होता है, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये भी कर लिया है। विच एलिमेंट इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, ये भी अभी हमने किया है। ये द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है, एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स विच एंजाइम, कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, नाइट्रोजनेज, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट इसमें से सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिजिको-केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। इसके बेसिस पे ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपना खाना नहीं बना सकते, उसके एग्जाम्पल एनिमल्स और ह्यूमंस हो गए। इंपॉर्टेंस क्या फोटोसिंथेसिस का, ये प्राइमरी सोर्स है फूड का। दूसरा है ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ जो है अर्थ में वो किस पर डिपेंड करती है, सनलाइट पर, फोटोसिंथेसिस पे, और फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, सबसे पहले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा वही सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, फिर दूसरा है सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट, रोल ऑफ क्लोरोफिल और लाइट का देखने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें सेटअप क्या थे, जो वेरिजेटेड लीफ थे और लीफ पार्टली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ठीक है, लीफ के एक पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, वहां पे क्या लाइट नहीं जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिजेटेड लीफ। उसको फिर सनलाइट को एक्सपोज किया गया और स्टार्च के लिए टेस्ट किया गया। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, जो सिर्फ ग्रीन लाइट है वो एक्सपोज पार्ट जो है वो स्टार्च फॉर्म कर रहा है, मतलब जो कवर्ड पार्ट है वो वाला स्टार्च को फॉर्म नहीं कर रहा था, सिर्फ जो ग्रीन वाले पार्ट है ना वो फॉर्म कर रहे थे। तो इससे कंक्लूजन क्या दिख रहा है कि यस, क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है और लाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल तो तभी फॉर्म होगा ना जब लाइट मिलेगा। एक्सपेरिमेंट 2 कौन सा था, इसमें रोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें क्या किया गया, एक लीफ लिया गया, लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाला गया, ठीक है, और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन थे, KOH के सॉल्यूशन थे। इस KOH ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया और जो अदर पार्ट्स थे ना प्लांट्स के, उसे बाहर की तरफ एक्सपोज किया गया था। ये देखो, इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है वो स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, और जो पार्ट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है प्लांट का उसमें कोई स्टार्च नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि यस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ओके। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्ली, उन्होंने क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व किया था
कि क्लोज्ड बेल जार में जो कैंडल था वो एक्सटिंगाइज्ड हो गया, मतलब जलना बंद हो गया, और जो माउस थे क्लोज जार में वो सफोकेट करने लगे। एक्सपेरिमेंट क्या था, प्रिस्ले ने एक मिंट प्लांट को बेल जार के अंदर डाला, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, कैंडल जो थे वो कंटिन्यूसली बर्न हो रहे थे, ठीक है, और माउस भी जो थे वो जी रहे थे, लिविंग थे। प्लांट जो है, कंक्लूजन क्या निकला कि प्लांट है जो वो एयर डैमेज को रीस्टोर करते हैं, मतलब बर्निंग कैंडल्स को और ब्रीथिंग एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया जैन इंगेनहाउस का। इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, इन्होंने प्रिस्ले के सेटअप को ही रिपीट किया, किस किस में, इन सनलाइट में और इन डार्कनेस में। ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने कि जो एयर प्यूरिफिकेशन है वो सिर्फ सनलाइट में होता है। एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में बबल्स फॉर्म करते हैं और डार्क में वो बबल्स फॉर्म नहीं कर रहे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, और जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जूलियस वॉन साइंटिस्ट का। इन्होंने क्या डिस्कवरी की, प्लांट जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों ग्रीन पार्ट्स में होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ही सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। नेक्स्ट टी.डब्ल्यू. इंगलमैन आए थे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने स्प्लिट लाइट को यूज़ किया था, प्रिज्म को यूज़ करके, और इल्यूमिनेट किया था उससे ग्रीन एल्गे को, क्लैडोफोरा को। उन्होंने यूज़ किया था एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिलीज को डिटेक्ट करने के लिए। ऑब्जर्व क्या किया कि जो बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट हो गए थे किसमें, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। कंक्लूड क्या किया इससे उन्होंने कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में हो रहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, फर्स्ट जो एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ऑब्टेन्ड किया गया। फिर आए थे कॉर्नेलियस वैन नील। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, उन्होंने ये कहा था और उन्होंने ये जनरल रिएक्शन दिया था। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है, वो कहाँ से आता है, वाटर से, CO2 से नहीं, ठीक है। ये किसने प्रूव किया था, रेडियो आइसोटोप एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ था। ओवरऑल इक्वेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ये ओवरऑल इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे लाइट में, ग्लूकोज फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, वो किससे आता है, वाटर से आता है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फैक्ट हैं, जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ब्लू एंड रेड लाइट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस जो है लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, साइट कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन लीव्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं सेल वॉल्स में, मैक्सिमम लाइट सेल वॉल्स के पास क्यों अरेंज्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ताकि वो मैक्सिमम लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन क्या होता है, फ्लैट सरफेस जो होता है वो वॉल की तरफ पैरेलल होता है, कब, लाइट लो लाइट कंडीशंस में, और टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, ताकि वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट इन वेरी, और जब बहुत ही इंटेंस लाइट होती है उस टाइम उनका क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन कैसा होता है, वो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर होंगे, एक्सेस ऑफ लाइट डैमेज को प्रिवेंट करने की, ताकि जो उस एक्सेस ऑफ लाइट से जो डैमेज हो रहा है उसको वो प्रिवेंट कर सके। तो ये क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन है, कब, जब बहुत लो लाइट कंडीशन है तब उनका फ्लैट सरफेस पैरेलल होगा वॉल में, क्यों, ताकि वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और जब लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस या बहुत ज़्यादा तेज होगी तब वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो परपेंडिकुलर होंगे इंसिडेंट लाइट के, क्यों, ताकि वो जो एक्सेस लाइट से डैमेज हो रहा है उसको रोक सके। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ये भी हम कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स होता है, अंदर वाला पार्ट मैट्रिक्स होता है, तो ये सब हम कर चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है क्लोरोप्लास्ट में, मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, ग्रेना प्लस लैमेला। फंक्शन क्या है इसका, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एटीपी और NADPH को सिंथेसाइज करते हैं। स्ट्रोमा क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं, शुगर का सिंथेसिस होता है और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिवीजन है लेबर का क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मेम्ब्रेन सिस्टम और स्ट्रोमा का अलग अलग है। मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना और लैमेला आते हैं। टाइप्स कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन होता है जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जिसे कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होता है, नाम से पता चल रहा है, ये ग्रेना में होगा और ये ATP NADPH प्रोड्यूस करता है। डार्क रिएक्शन जो है वो कार्बन रिएक्शन है, ये स्ट्रोमा में होता है, ATP और NADPH को यूज करता है और लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इसमें शुगर का सिंथेसिस होता है, ये डायरेक्टली इसमें लाइट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता और ये कैनॉट अकर, लाइट के प्रेजेंस में ये नहीं हो सकता है, ओके, मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा। इसको लाइट रिएक्शन बोला क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। कितने टाइप के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लीफ पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में कौन से हैं, लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता, क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, और भी
पिगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये प्रूफ किया गया पेपर क्रोमेटोग्राफी से। तो लीव्स में ये कुछ मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो है सबसे ये चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और बाकी बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये जो है एसेसरी पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट वो सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ये देख लेते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? ब्लू रीजन एंड रेड रीजन में। इसलिए जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू रीजन और रेड रीजन में ही होगा। ओके, इसका कंक्लूजन क्या है? क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड है, मेन पिगमेंट है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? ये वेवलेंथ शो करते हैं जो पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किए हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ पे। नो कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन देम, कोई भी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होता है इन दोनों के बीच में। एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स आते हैं। फंक्शन क्या होता है एसेसरी पिगमेंट्स का? क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, चीफ पिगमेंट है। अब ये जो एसेसरी थे उनका क्या फंक्शन है? ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब उस एनर्जी को ये क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करेंगे, यूजेबल वेवलेंथ के रेंज को इंक्रीज करते हैं, क्लोरोफिल को बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन। क्या होता है? लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में। मेन इवेंट क्या है लाइट रिएक्शन का? एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का, फिर उसके बाद वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ब्रेकडाउन होगा, जिसे फोटोलिसिस बोलते हैं। फोटोलिसिस मींस फोटो मींस सनलाइट एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होगा वाटर का, इसलिए फोटोलिसिस है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होगा, इससे एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है इसके? एटीपी फॉर्म होगा जो कि एनर्जी करेंसी है। एनएडीपीएच क्या है? रिड्यूसिंग पावर है डार्क रिएक्शन के लिए। ओके, फोटोसिंथेसिस में 2 फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट जिसे PS1 भी बोलते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड जिसे PS सेकंड भी बोलते हैं। PS फर्स्ट और जो PS सेकंड है उनको डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नाम नहीं दिया गया है, इनके फंक्शन के सीक्वेंस के बेसिस पे नाम दिया गया है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? LHC मींस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें जो फोटो सिस्टम होता है ये कंटेन करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। LHC में क्या क्या होते हैं? 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन से बाउंड होते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऑल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एंटीना। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जैसे बोलते हैं एंटीना, और ये सारे पिगमेंट में प्रेजेंट है सिर्फ क्लोरोफिल ए को छोड़ के। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स किस में एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल ए में, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। और ये होता क्या है? ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। फंक्शन क्या एंटीना का? ये डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है लाइट के उसको एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन सेंटर क्या होगा? क्लोरोफिल। ओके, अब फोटो सिस्टम जो 2 टाइप्स के उनमें देख लेते हैं रिएक्शन सेंटर क्या है फोटोसिंथेसिस का। PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P700। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? यहाँ पे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, इसलिए इसका नाम पड़ा P700। P मींस फोटो सिस्टम और 700 मींस कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। PS सेकंड में रिएक्शन सेंटर क्या है? P680। यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पे होगा? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है? इसमें रिएक्शन सिस्टम P680 होगा, क्लोरोफिल ए होगा। ये क्या एब्जॉर्ब करेगा? रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएंगे। अब वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैप्चर्ड हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेगा 2 सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से और साइटोक्रोम से। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो कैसे होता है? डाउन हिल होता है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंज्यूम नहीं होते, बस वो ट्रांसफर होते हैं एक कैरियर से दूसरे पे। अब ट्रांसफर टू फोटो सिस्टम फर्स्ट, अब ट्रांसफर होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। इलेक्ट्रॉन जो है PS सेकंड से वो PS फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन सेंटर है PS फर्स्ट का वो क्या है? P700 क्लोरोफिल ए। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जेड स्कीम है लाइट रिएक्शन का, देखेंगे अभी हम क्या होता है वो। एक्साइटेशन कैसे होता है? PS फर्स्ट का जो P700 एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर वो ट्रांसफर हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से हायर पोटेंशियल पे, हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे। फॉर्मेशन हो जाएगा NADPH का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डाउनहिल की तरफ मूव करेंगे NAD+ पे। NAD+ एक्सेप्ट करेगा किसको किसको? इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन आयंस को, और ये कंप्लीट रिएक्शन है उसका। नेक्स्ट है जेड स्कीम। क्या होता है? ये देखो जेड स्कीम। पाथ क्या होता है? जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो पाथ होता है वो जेड शेप में होता है। सबसे पहले क्या होगा? इसका सीक्वेंस क्या है? PS फर्स्ट आएगा 680 नैनोमीटर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा साइटोक्रोम्स, PS फर्स्ट आएगा P700, फिर उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, फिर NAD+ आएगा, फिर NADPH आएगा। और ये देखो
ये जेड स्कीम है। यहाँ पे P680 प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सेप्टर, फिर उसके बाद ETC साइटोक्रोम्स, फिर उसके बाद P700 है, फिर एक्सेप्टर है, फिर यहाँ पे NAD+ एंड NADPH है। तो ये जो स्कीम है वो जेड शेप को फॉलो करती है, इसलिए इसका नाम है जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोला गया है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं अपनी रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रिजेंबल करता है जेड के शेप को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। कब है? जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं वो अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देख लेते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को फोटोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट लाइट के प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं PS सेकंड से और कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होते जाते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से। वाटर स्प्लिटिंग जो होता है वो एसोसिएटेड होता है PS सेकंड से, फोटोसिस्टम सेकंड से। ये फोटोलिसिस रिएक्शन है। कैसे होगा? प्रोडक्ट जो होता है वाटर स्प्लिटिंग का वो होता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंस क्या फोटोलिसिस का? ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स किसको? PS सेकंड को। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एज अ नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जनरेट करता है प्रोटॉन्स जो कि ATP सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये PS सेकंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड पे होते हैं। इसमें H+ आयंस और जो O2 होते हैं वो रिलीज्ड होते हैं किसमें? थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। ओके, अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है किससे? ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ ATP यूजिंग लाइट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फोटो है। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन मींस ATP। ठीक है, तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है लाइट की एनर्जी में, उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। टाइप्स देख लेते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसमें PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो जेड स्कीम में होगा। फोटो सिस्टम जो होता है सीक्वेंस में वर्क करता है। पहले आता है PS सेकंड, फिर आता है PS फर्स्ट। इसमें ATP और NADPH+ H+ जो है प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का सीक्वेंस देखो, पहले PS सेकंड जाएगा, फिर ETC, फिर PS फर्स्ट पे जाएगा, फिर NADP+ पे जाएगा, फिर NADPH पे जाएगा। बोथ ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड। इसमें ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस होंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? इसमें सिर्फ PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा PS फर्स्ट के पास आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये स्ट्रोमा के लैमेला में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्रोमा लैमेला है उसमें PS सेकंड नहीं होता है और ये उसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है, इसलिए ये स्ट्रोमा लैमेला में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो का सीक्वेंस क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा PS फर्स्ट के पास, फिर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, फिर PS फर्स्ट के पास। ठीक है, दोबारा वहीं चला गया। इसमें सिर्फ ATP फॉर्म होगा। इसमें NADPH और O2 जो होते हैं वो नहीं प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये कब होता है साइक्लिक वाला? ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। जब 680 नैनोमीटर से ग्रेटर वेवलेंथ के लाइट प्रेजेंट होंगे तभी होगा साइक्लिक वाला। ओके, नेक्स्ट है कुछ डिफरेंस देख लेते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में। फोटो सिस्टम कौन से इन्वॉल्व है? नॉन साइक्लिक में PS फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें सिर्फ PS फर्स्ट। नॉन साइक्लिक कैसा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो लीनियर है, इसमें साइक्लिक है क्योंकि वो वापस वहीं पे आ रहा है। ATP नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस होंगे, साइक्लिक में भी प्रोड्यूस होंगे। NADPH नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस होंगे बट साइक्लिक में प्रोड्यूस नहीं होंगे। O2 रिलीज होगा नॉन साइक्लिक में बट साइक्लिक में नहीं होगा। वाटर स्प्लिटिंग नॉन साइक्लिक में होता है बट साइक्लिक में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये होता क्या है? ये मैकेनिज्म बताता है ATP सिंथेसिस कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में। ATP सिंथेसिस जो होता है वो लिंक होता है प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट में, H+ ग्रेडियंट के डेवलपमेंट कहाँ पे होता है ये ग्रेडियंट? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। की डिफरेंस क्या है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन्स जो है वो थाइलाकॉइड ल्यूमेन में एक्युमुलेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे एक्युमुलेट होते हैं। कॉज क्या होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का? क्योंकि सबसे पहला वाटर की स्प्लिटिंग होगी, फोटोलिसिस होगा। ये कहाँ पे होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड O2। इसमें रिजल्ट क्या होता है? ल्यूमेन में जो है H+ आयंस एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? ये फिर इसके बाद क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बाद ये हम बात करें प्रोटॉन ग्रेडियंट के कॉज की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। अब ये हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट के कॉजेस। तो अभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक कॉज करता है, दूसरा कॉज क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम जो हाइड्रोजन कैरियर है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। इसका रिजल्ट क्या होता है? ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रोमा में डिक्रीज हो जाता है। अब थर्ड कॉज है प्रोटॉन ग्रेडियंट का रिडक्शन ऑफ NADP+। NADP जो है रिडक्टेज एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। इसका ये रिएक्शन होता है। रिजल्ट क्या होता है? प्रोटॉन्स जो होंगे स्ट्रोमा से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे फर्दर इंक्रीज हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन कैसे होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का? ल्यूमेन में हाई H+ कंसंट्रेशन होता है और लो pH होता है। स्ट्रोमा में लो H+ कंसंट्रेशन होता है और हाई pH होता है। इसका आउटकम क्या होता है? जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो डेवलप्ड हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। इंपॉर्टेंस क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट का? ब्रेकडाउन जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का वो ATP सिंथेसिस के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करता है।
एटीपी सिंथेसिस क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला है CF0, ये जो होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है और अलाउ करता है प्रोटॉन्स की मूवमेंट को फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। दूसरा पार्ट जो है एटीपी सिंथेसिस का वो CF1, ये स्ट्रोमा की तरफ प्रोजेक्ट होता है, ये कैटेलाइज करता है एटीपी सिंथेसिस को। तो एटीपी का जो CF1 पार्ट है वो एटीपी सिंथेसिस कॉज करता है। मैकेनिज्म क्या है एटीपी फॉर्मेशन का? सबसे पहले प्रोटॉन्स जो है वो ल्यूमेन से मूव करेगा थ्रू द CF0 चैनल, फिर मूवमेंट जो प्रोटॉन्स का वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी जो है वो कॉज करेगा कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1, इससे एटीपी जो है वो सिंथेसिस होगा। तो एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। PI क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट है एटीपी और NADPH कहाँ पे यूज होते हैं? प्रोडक्ट्स क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के? ATP, NADPH एंड O2। फेट क्या है इन प्रोडक्ट्स का? O2 जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिफ्यूज हो जाएगा O2। ATP एंड जो NADPH है वो बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएंगे, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है? इसे डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फूड और शुगर के सिंथेसिस के लिए। इसमें क्या क्या जरूरत होता है? ATP, NADPH, CO2, H2O, ये चारों चीज जरूरत है जो कि बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन में जरूरी होते हैं। ये डायरेक्टली इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, ये डिपेंड होता है ATP और NADPH पे। ये प्रोड्यूस कब होता है? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये दोनों लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं इसलिए, और यहाँ पे यूज हो रहे हैं डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो इसलिए जो ये डार्क रिएक्शन बोला, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। एविडेंस क्या है? लाइट जब रिमूव कर लिया गया तो जो शुगर सिंथेसिस है वो कंटिन्यू हुआ फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये स्टॉप हो गया जब ATP और NADPH जो है वो एग्जॉस्टेड हो गए, खत्म हो गए। फिर अगेन ये स्टार्ट हो गया जब लाइट वहां पे प्रेजेंट हो गया, ओके। कार्बन फिक्सेशन क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन का ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O, कार्बोहाइड्रेट शुगर फॉर्म होगा। मेल्विन कैल्विन क्या होता है? मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने यूज किया था रेडियोएक्टिव कार्बन 14, ठीक है, एल्गल फोटोसिंथेसिस की स्टडी में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, ठीक है, और इन्होंने पूरा कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे पे एक्ट किया था। कैल्विन साइकिल जो है वो इन्हीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम पड़ा कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी बोलते हैं। इसका सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। कैरेक्टरिस्टिक क्या है C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल का? 3 कार्बन एटम्स होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसिंग PGA एज फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। प्लांट जो होता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसलिए इसको C3 प्लांट्स बोला गया, ठीक है। अब आता है कि C3 प्लांट्स होते कौन से हैं, ठीक है। तो वो प्लांट्स जो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 पाथवे क्या है? C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कंटेन करता है 4 कार्बन एटम्स। C4 प्लांट्स किसको बोलते हैं? वो प्लांट्स जिनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वो होते हैं C4 प्लांट। C3 में था PGA और C4 में है OAA। PGA मींस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और OAA मींस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। टाइप्स कौन से हैं CO एसिमिलेशन के? पहला है C3 पाथवे, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA है, 3 कार्बन है। C4 में OA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है और 4 कार्बन एटम्स है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है CO2 का और कैल्विन साइकिल। प्राइमरी एक्सेप्टर जो है CO2 के, ठीक है, वो देख लेते हैं पहले। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है CO2 फिक्सेशन का वो होता है PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा हुआ? PGA, ठीक है। RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट को बोलते हैं। ये है क्या? 5 कार्बन कीटोज शुगर है और ये कैल्विन साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। तो कैल्विन साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का? वो है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्विन साइकिल। इन्हें साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होगा और इसमें RUBP जनरेटेड होते हैं साइकिल के एंड में। ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है। C3 प्लांट्स में भी, C4 प्लांट्स में भी होगा कैल्विन साइकिल। 3 स्टेजेस होते हैं कैल्विन साइकिल के। सबसे पहला स्टेप है कैल्विन साइकिल का कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन होगा एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। CO2 कंबाइन होता है RUBP के साथ। इसमें एंजाइम कौन सा होता है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को। प्रोडक्ट क्या है? इसमें 3 PAG के 2 स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे 3 PGA के, ओके, कार्बोक्सिलेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? रुबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है बायोस्फीयर में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी हमने किया था, रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है बायोस्फीयर में। सेकंड स्टेज क्या है कैल्विन साइकिल का? रिडक्शन। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है? पर CO2 फिक्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। इसमें रिजल्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप क्या है कैल्विन साइकिल का? रीजनरेशन। ये रीजनरेट करता है RUBP किसके लिए? साइकिल के कंटिन्यूएशन के लिए, ताकि साइकिल कंटिन्यू हो सके। इसका क्या 1 ATP की जरूरत होती है इसमें। इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंश्योर्स करता है अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल का डायग्राम है। नेक्स्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है कैल्विन साइकिल की? फ्रॉम 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड
कितने एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं 3, कितने NADPH 2 फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए सिंस 6 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हम बात करें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, केल्विन साइकिल जो है वो 6 टाइम्स टर्न होगा अगर हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल्स चाहिए तो टोटल रिक्वायरमेंट क्या होगा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। किसके लिए? एक ग्लूकोज के लिए, एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें 18 ATP चाहिए और 12 NADPH। ओवरऑल इनपुट आउटपुट क्या है? इनपुट क्या होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, चाहिए होता है इनपुट मतलब 18 ATP 12 NADPH। अब इसका आउटपुट क्या होता है, क्या फॉर्म होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 18 ADP एंड 12 NADP प्लस। ओके, C4 पाथवे देख लेते हैं। C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। C4 प्लांट्स होते क्या है, ये अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें CO2 फिक्सेशन में होता है इनका OA ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका यूज क्या है केल्विन साइकिल पाथवे को एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, ये केल्विन साइकिल को यूज करते हैं, C3 साइकिल को यूज करते हैं मेन बायोसिंथेटिक पाथवे की तरह। कौन? C4 पाथवे। स्पेशल फीचर्स क्या है C4 प्लांट्स के? C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी शो करते हैं, हाई लाइट पे लैक इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, हायर बायोमास प्रोडक्टिविटी होता है और ये पोजेस करते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी क्या होता है? क्रैंज मीन्स ब्रेथ। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? लार्ज बंडल शीथ जो सेल्स होते हैं वो वेस्कुलर बंडल को सराउंड करेंगे। बंडल शीथ जो होता है वो सेवरल लेयर्स में होता है। फीचर क्या है बंडल शीथ सेल्स का? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे, सेल वॉल जो होगा वो थिक होगा, गैसेस एक्सचेंज जो होगा उसके लिए इम्परवियस होगा, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एग्जाम्पल्स है मेज एंड सॉर्गम। सॉर्गम और मेज में क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स क्या होते हैं C4 प्लांट्स में? मॉलिक्यूल है यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट PP। कार्बन एटम्स कितने होंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स। लोकेशन क्या है मेसोफिल सेल्स में होंगे। एंजाइम कौन सा है PP कार्बोक्सिलेज, पेपकेस भी बोलते हैं। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उसमें रुबिस्को नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन कैसे होता है OA का? मेसोफिल सेल्स में ये रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या होता है OA फॉर्म होता है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है C4 एसिड्स का? OA जो होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है मैलिक एसिड में और एस्पेटिक एसिड में। ये जो C4 एसिड्स होते हैं ये इंक्लूड होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं मेसोफिल सेल्स से टू द बंडल शीथ सेल्स पे। इवेंट्स क्या होते हैं बंडल शीथ सेल्स में? C4 एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होगा किस किस में? CO2 में और 3 कार्बन कंपाउंड में। रिलीज CO2 जो है फिर वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा? C3 पाथवे में, केल्विन साइकिल में। इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम रुबिस्को होता है और इसमें जो पेप के एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है। रीजनरेशन कैसे होगा पेप का? 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो फिर से आ जाएंगे मेसोफिल सेल के पास। वहाँ पे क्या होगा ये दोबारा PEP में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस रिजल्ट क्या होगा C4 साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लोकेशन क्या है केल्विन साइकिल का? C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल जो होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है और C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल जो है वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। अभी कुछ डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट्स के। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? C3 में PGA, C4 में OA। ये PGA 3 कार्बन कंपाउंड है और जो OA है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसलिए इसको C3 प्लांट्स बोलते हैं। और इसमें 4 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको C4 प्लांट्स बोलते हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसमें RUBP है, इसमें PEP है। इनिशियल फिक्सेशन एंजाइम जो है इसमें रुबिस्को है, इसमें पेपकेस है। क्रैंज एनाटॉमी इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। केल्विन साइकिल का लोकेशन क्या है? C3 में मेसोफिल सेल है, C4 में बंडल शीथ सेल है। प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट्स की लो होती है, C4 प्लांट्स की हाई होती है। अब है फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें RUBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, CO2 की जगह पे RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को की वजह से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से होता है। नॉर्मल केल्विन साइकिल रिएक्शन क्या है? ये है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGR फॉर्म और जिससे शुगर का सिंथेसिस होता है। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? एक्टिव साइट जो होते हैं इसके वो बाइंड होते हैं CO2 एंड O2 से। बाइंडिंग डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 पे। रुबिस्को जो है उसकी ग्रेटर एफिनिटी है CO2 के लिए देन O2। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखना, रुबिस्को की ग्रेटर एफिनिटी किसके साथ है? CO2 के साथ। मतलब वो CO2 के साथ ज़्यादा बाइंड होगा एज कम्पेयर टू O2। ठीक है, क्योंकि उसकी रुबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है CO2 के लिए। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में क्या होता है? जब O2 रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा इसे फॉर्म क्या होगा? 3 PGA का 1 मॉलिक्यूल और फॉस्फोग्लाइकोलेट का 1 मॉलिक्यूल। फॉस्फोग्लाइकोलेट में भी 2 ही कार्बन होते हैं। इससे होगा क्या? CO2 फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटो रेस्पिरेशन के? इसमें शुगर का सिंथेसिस नहीं होता है, ATP का सिंथेसिस नहीं होता है, NADPH का सिंथेसिस नहीं होता है, ATP का यूज नहीं होता है और इसमें CO2 रिलीज नहीं होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो फिक्स्ड कार्बन है वो लॉस हो गए और इसमें जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाई फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है?
पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। C4 एसिड जो होता है वो मेसोफिल सेल्स में फॉर्म होता है, जो कि बंडल शीथ की तरफ मूव कर जाता है। C4 एसिड जो होते हैं डीकार्बोक्सिलेटेड होते हैं, मतलब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 जो होता है वो रिलीज हो जाता है कहाँ पे, बंडल शीथ सेल्स में। रिजल्ट क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा रुबिस्को के अराउंड। रुबिस्को जो है वो मेनली एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज की तरह, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीनेज एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है इसकी। इसी की वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो होता है C4 प्लांट्स में नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है। एडवांटेज क्या है एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन का C4 प्लांट्स में? हायर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है इनकी, किसकी, C4 प्लांट्स की। हायर प्रोडक्टिविटी है, ग्रेटर बायोमास यील्ड है, बेटर क्रॉप यील्ड है, बेटर टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर है। C3 और C4 प्लांट्स के डिफरेंस है। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में प्रेजेंट है, C4 में एब्सेंट है। फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट कौन सा है, PGF3C3 में, C4 में OA। CO2 कंसंट्रेशन ये रुबिस्को C3 में लो होगा, C4 में हाई है। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है C3 में वो लो है और C4 में हाई है। प्रोडक्टिविटी लो है C3 प्लांट्स की और C4 में हाई है। टेम्परेचर टॉलरेंस C3 प्लांट्स का कम है और C4 प्लांट्स का ज़्यादा है। कौन से फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आता है इंटरनल प्लांट फैक्टर्स, नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, लीव्स कैसे अरेंज्ड है, मेसोफिल सेल्स कितने नंबर में है, क्लोरोप्लास्ट का क्या नंबर है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट कितना है क्लोरोफिल का। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है प्लांट्स के जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर। अब वन वन करके हम इनको देख लेते हैं। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? इन्होंने क्या कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि ये एक प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता है। इसका जो रेट होता है वो डिटरमाइंड होता है फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, उस फैक्टर से जो इसके मिनिमम वैल्यू के नियरेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं सब ऑप्टिमल लेवल पे वो लिमिट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। एग्जांपल क्या है, इवन विद सफिशिएंट लाइट एंड CO2 फोटोसिंथेसिस विल बी लो इफ टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर लाइट और CO2 ज्यादा है तभी भी फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है अगर टेम्परेचर लो है तब, ठीक है। लाइट पे क्या होता है, एस्पेक्ट्स क्या लाइट के, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ये सब जरूरी है। इफेक्ट क्या होगा लाइट इंटेंसिटी का, जब लो लाइट इंटेंसिटी होगा CO2 फिक्सेशन जो है वो लाइट के साथ लीनियर वे में इंक्रीज करेगा, ठीक है। और हाई इंटेंसिटी पे क्या होगा, ये सैचुरेशन के पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। और जो अदर फैक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे। लाइट सैचुरेशन क्या होता है, ये अगर होता है 10% ऑफ फुल सनलाइट पे। एक्सेस लाइट में क्या होता है, वो एक्सेस लाइट जो है क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन कॉज करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। अब CO2 का कंसंट्रेशन देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इंक्रीज CO2 का, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होता है 0.05% तक तो वो फोटोसिंथेटिक रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई CO2 हो गया तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। अब रिस्पांस देख लेते हैं C3 और C4 प्लांट्स का लो लाइट इंटेंसिटी पे, ठीक है। ना तो C3 प्लांट ना तो C4 प्लांट ये जो है लो लाइट इंटेंसिटी पे इंक्रीज CO2 को रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों ही C3 भी C4 भी, ठीक है। और जब हाई होगी तो दोनों ही जो प्लांट है C3 C4 भी हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस जो है उनका इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर पे क्या होता है इफेक्ट, डार्क रिएक्शंस जो होते हैं वो एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं, तो इसलिए जो हाई टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि जो डार्क रिएक्शंस होते हैं वो टेम्परेचर पे एंजाइम पे डिपेंड होते हैं इसलिए। C3 प्लांट्स में क्या होता है, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। C3 प्लांट्स पे लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, ठीक है। और C4 प्लांट्स में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा। इनका हैबिटेट इफेक्ट क्या है, ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होते हैं, टेम्परेट प्लांट्स क्या होते हैं लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमेट होते हैं, ओके। इफेक्ट देख लेते हैं वाटर स्ट्रेस का। रोल क्या है, वाटर जो है वो रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन में। स्टोमेटा क्लोज होगा, CO2 अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लिव्स जो है वो विल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा लीफ का, जो मुड़ जाते हैं ना लीफ, इसे विल्टिंग लीव्स बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कब जब वाटर का स्ट्रेस होगा, वाटर कम हो जाएगा तो ये प्लांट्स जो है ये एक्टिविटी ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। वाटर अफेक्ट्स करता है फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। एंजाइम इन्वॉल्व है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नो इट कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, यस ये करेक्ट है, ठीक है। ये भी अभी हमने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन किस किस में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है। लाइट नहीं क्योंकि डार्क रिएक्शन है, क्लोरोफिल जरूरी होगा, CO2 जरूरी होगा, ATP चाहिए, NADPH भी चाहिए, ये भी अभी हमने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। लाइट रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। A CO2 चाहिए, B O2 नहीं चाहिए, C H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। ये भी अभी हमने किया था। इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, ये भी अभी हमने किया था, वो है PEP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी हमने किया है, वो आप देख लेना। विच एंजाइम कैटलाइज द फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में फर्स्ट फिक्सेशन जो होता है CO2 का वो कौन सा एंजाइम फॉर्म करता है, वो है PEP कार्बोक्सिलेज, ओके।
नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, एंजाइम की रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से, ये भी अभी हमने किया है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कैल्विन साइकिल C3 प्लांट का कौन सा है, ये भी अभी हमने किया है, PGA, ठीक है। विच फोटो सिस्टम कंटेन्स रिएक्शन सेंटर P700, किस में आता है P700, ये भी अभी हमने किया है, PS फर्स्ट, ठीक है, और PS सेकंड का क्या है 680, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस से वो कहाँ से आता है, ये भी अभी हमने किया है, वो आता है वाटर से, ठीक है, CO2 से नहीं आता है, ऑक्सीजन वाटर से आता है फोटोसिंथेसिस में, ओके। एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स बाय, किससे होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन से होता है, ये भी अभी हमने किया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।